तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट जो अपनी हम लोग खत्म करके आ रहे हैं वो था अपने पास एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स का मतलब है जैसे आप लोगों ने अल्कोहल्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस इससे पहले पढ़ी होंगी, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट रिएजेंट्स का एक्शन देखा था अल्कोहल के ऊपर, या मैं कहूं हमारे OH ग्रुप के ऊपर। सेम चीज अब आपको यहाँ पर फिनॉल्स के लिए पढ़ाई जाएगी। तो शुरुआत जो हो रही है आपके पास, इसमें सबसे पहली रिएक्शन आ रही है वो फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, मतलब फिनॉल के साथ जिंक को रिएक्ट कराएंगे, और फिनॉल के साथ अगर जिंक मेरे पास रिएक्ट करता है तो आपके पास फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आगे बेंजीन में। अब ये होता क्या है कि कई बार ना आपको ये इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग इसको भी आगे करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर आप फिनॉल से बेंजीन तक पहुंच जाते हो ना, तो बेंजीन के बाद भी वो पूछ लेते हैं कि बेंजीन से अब ये बना करके दिखाओ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा कन्वर्जन जो कि बेंजीन के थ्रू होकर के जा रहा है, तो बेंजीन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फिनॉल से यूज कर लो, क्योंकि एक सिंगल रिएजेंट लगता है, बस जिंक डस्ट लगती है। अगर फिनॉल के साथ जिंक और डस्ट यूज करते हैं और हीट कर देंगे तो वहीं से अपना जो रिएक्शन है आगे बढ़ करके फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई, अपनी बेंजीन में। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगला रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ आ रहा है, यहाँ पर अमोनिया के साथ आ रहा है। अब देखो अमोनिया के साथ अगर आ गया तो मैं आपको कहता हूं कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला वैसे आपको पता होगा कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो क्या NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये HNH2 करके लिख दें क्या? अगर आप इसको HNH2 करके लिखते हो तो एक सिंपल सी चीज आपको यहां पर करनी है कि वहां से OH नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, मेरे पास वाटर बाहर निकाल दो, और ये NH2 जाकर के अगर मेरी फिनाइल रिंग के साथ लग गया तो यहां से बनने वाला जो कंपाउंड है इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, अपना एनिलिन। ठीक है, तो फिनॉल से अगर एनिलिन बनानी है तो फिनॉल से एनिलिन बनाने का तरीका क्या होता है कि आप वहां पे अमोनिया यूज करो, और अमोनिया के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज हुई है और अमोनिया यूज हुआ है, तो फिनॉल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आगे एनिलिन में। सिंपल सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नहीं ऐसा लग रहा है बट है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिंग शो नहीं करती है। यहाँ पे आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख दे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो रिएक्शन है देखो, इसमें लिखा हुआ है एक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड क्लोराइड्स का मतलब होता है कि आपके पास ये RCO वाला ग्रुप, जैसे RC डबल बॉन्ड O है तो एसिड हैलाइड्स क्या होंगे, RCOX, जहां पे X का मतलब है कि जो हैलोजन है भाई, ये मेरे पास हैलोजन क्या क्या हो सकती है, ये हैलोजन आपकी क्लोरो भी हो सकती है, ब्रोमो भी हो सकती है, ये आपके पास आइडो भी हो सकती है। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अब आप चाहे CH3 का लगाओ, चाहे C2H5 का लगाओ, चाहे C3H7 का लगाओ, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही कार्बन का हो, आपके पास 1 2 3 4 कितने भी कार्बन का हो सकता है। तो एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं हमारे पास, ये एसिड हैलाइड्स होते हैं, अपने पास उनका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, RCOX। तो ये रहा आपके पास RCOX, मतलब RCOCl में जो इन्होंने इस बार यूज किया, इन्होंने मिथाइल ग्रुप को यूज करा रखा है, तो ये बन गया आपके पास एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका जनरल नेम जो होता है वो एसिटाइल क्लोराइड होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मेरे को इसका IUPAC नेम बता पाएगा क्या, इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए इस वाले कंपाउंड का? ये आपका इथेनॉइल क्लोराइड है। क्या है अपना ये, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, एल्केनॉइल्स इनका जो अपने पास नेम होता है, इनका नेम होता है एल्केनॉइल हैलाइड। तो जैसे यहां पर आप देखोगे तो 2 ही कार्बन लगे हुए, तो 2 कार्बन के लिए जो एल्कन जो आना चाहिए अपने पास वो ईथन का आना चाहिए, तो इथेनॉइल क्लोराइड है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, और इस सिंपल सी रिएक्शन में आपको करना बस इतना सा है कि अपने पास हमेशा जब भी आप बॉन्ड तोड़ो तो जो हैलोजन लगी हुई है ना ऑक्सीजन के साथ, इसको अलग कर देना। अगर आप इसको अलग करते हो, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे कैसा चार्ज आया अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आया, और जो O और H है, O और H में किसको अलग कर देना, O नेगेटिव को अलग कर देना, H पॉजिटिव को अलग कर देना। अब H पॉजिटिव किसके साथ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव के साथ, तो क्या बन गया मेरे पास, HCl बन गया। तो यहां पर हम लोग जरा इसको समझेंगे तो H पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव बाहर निकल गया तो क्या हुआ, ये HCl तो आपका बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, ये CH3CO है ना, बस ये CH3CO को इसके साथ जोड़ देना जो आपका O नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, ये जो CO है ये कहां पे लगेगी, इस O के साथ लगेगी, और CH3 उससे पहले चला जाएगा। तो ये लो, ये रहा आपके पास OCOCH3। सिंपल है, यहाँ पर क्या बन गया है, ये आपके पास फिनाइल मेथ एथ फिनाइल एथेनोइड बन गया, फिनाइल एथेनोइड, या फिर इसका अगर मैं जनरल नेम बोलूं तो जनरल नेम क्या हो सकता है अपने पास इसका, फिनाइल एसिडेट। ठीक है, अब सेम रिएक्शन आ रही है, पर सेम रिएक्शन ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आ रही है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड में भी देखो जो ग्रुप है आपके पास वो RCO वाला ही है। ठीक है, RCOO फिर RCO, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड्स होते हैं जिसमें जो RCO है, 2 RCO की लिंकेज होती है और बीच में जो ऑक्सीजन है दोनों के लिए कॉमन रहता है।
ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा वैसे कैसे बनते थे एसिटिक एनाइड्राइड्स। यहाँ पे भी क्या करना है भाई, देखो अगर बॉन्ड तोड़ा जाए तो जो चीज आपने ऊपर बनाई थी यहाँ पर भी नीचे बनानी है। आप चाहे यहां से तोड़ दो ऑक्सीजन का बॉन्ड, चाहे आप नीचे वाले ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल बॉन्ड है हमारे पास। तो ये COCH3 को इसके साथ लगाएंगे, H जो बाहर गया है वो किसको मिल जाएगा, इस CH3COO को। तो ये CH3COO नेगेटिव बनेगा और ये किस में गया होगा मेरे पास, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ गया होगा। तो ये रहा आपके पास CH3COH जो कि रहता है एसिटिक एसिड, और मेरा जो फिनाइल एथेनोएट है वो फिर से बाहर आ गया, ठीक है, या फिर फिनाइल एसिटेट, जनरल नेम की बात करेंगे तो फिनाइल एसिटेट। ठीक है, समझ आया ये वाली रिएक्शन, समझ आई ये चीज क्या किया गया है यहाँ पर। अब आते हैं मेन बात। देखो पहली बात यहाँ पे ये रहती है कि आपको, जैसे मैंने पहले बोला भाई कि आपको ना रिएजेंट का जो फंक्शन है वो रिएजेंट का फंक्शन यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पायरिडीन लगी हुई, यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा हुआ है। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपने एसिडिक मीडियम में करी है रिएक्शन, और पायरिडीन जो होती है, पायरिडीन का फॉर्मूला क्या रहता था अपने पास, C5H5N। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें जो अपने पास ये हमेशा मेंशन हो रखी होंगी एरो के ऊपर, क्योंकि नाम से अब जल्दी से आती नहीं है कोई रिएक्शन, ऐसे नहीं आएगा कभी। क्वेश्चन क्या आएगा, हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि कन्वर्ट फिनॉल टू फिनाइल एसिटेट, या फिर फिनॉल से आप फिनाइल एथेनोएट कैसे बना सकते हो, तब आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब अंडर द टॉपिक सारी रिएक्शन आपसे कोई नहीं लिख पा रहा है। अब आते हैं अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्मेशन पे, और उसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पे। ये कई बार आईएससी वाले बच्चों से तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो आईएससी वाले स्टूडेंट्स है, वो है आपके पास एस्पिरिन का फॉर्मेशन। देखो अगर आपकी फिनोलिक ग्रुप के साथ एक COH लगा हुआ है ना, तो इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये आपके पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। फिनोलिक ग्रुप के साथ आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगी। आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, एसिटिक एनाइड्राइड के साथ ही करानी है। अब एसिटिक एनाइड्राइड ये ऊपर बना हुआ है, अब ये एसिटिक एनाइड्राइड क्या करेगा, एक तो मेरे पास COH है, एक मेरे पास OH है, आपको COOH को नहीं छोड़ना है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपका जो OH वाला बॉन्ड है, OH वाले बॉन्ड में से किसको हटाएंगे, यहाँ पर H को हटाएंगे। H किसको मिल जाएगा, आपके CH3CO2 को, मतलब CH3COH बाहर आ गया। तो अब क्या बचा था यहाँ पर, अब आपके पास ये COCH3 बचा था, ये जाकर के O के साथ लग जाता था, ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। ये रहा आपके पास देखो कंपाउंड, और इसी का आपके पास जनरल नेम क्या होता है, इससे एक जनरल नेम होता है मेरे पास एस्पिरिन। तो इस कंपाउंड को हम लोग एस्पिरिन कहते हैं, आपके पास एस्पिरिन की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर आप कहोगे तो इसका अपने पास जो नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये आपके पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, जिसको हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि कैसे आप सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बना सकते हो या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो। इसमें भी किसने हेल्प करी, आपकी एसिटिक एनाइड्राइड ने, ठीक है, ये है आपके पास एसिटिक एनाइड्राइड्स यहाँ पे जो लिखे हुए। तो मेन बात है कि आप लोग यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज को समझो, क्योंकि एग्जाम डे तक रिएक्शन को रट करके अगर आप जाओगे तो आपको रिएक्शन जो है वो याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आप बॉन्ड समझ करके गए होंगे तो फिर भी रिवाइज करते वक्त जो है वो ध्यान रखना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। तो आप रिएक्शंस को समझना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगली रिएक्शन आ रही है यहाँ पे। अब देखो ये जो आपके पास पार्ट है, ये फिनाइल एसिटेट ना हमारे पास जो पीछे फॉर्म हो रही थी उसी को आगे कन्वर्ट करा रहे हैं। फिनाइल एसिटेट याद है ना, ये वाला है जो फिनाइल एसिटेट, इसी फिनाइल एसिटेट पे दोबारा अब हम लोगों ने क्या यूज करा है यहाँ पर, AlCl3। अगर AlCl3 को देखेंगे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वैसे अपने पास ये क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। ये AlCl3 क्या है अपना, एक लुईस एसिड है। क्यों है ये लुईस एसिड, क्या रीजन था इसके पीछे लुईस एसिड होने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम के आउटमोस्ट में अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप AlCl3 यूज करते हो तो देखो वापस से ये जो फिनाइल एसिटेट था, ये फिनाइल एसिटेट के साथ कौन सा आपको यहाँ पर कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जो लगी हुई हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, ये हिडन होती है क्योंकि दिखाते नहीं हम लोग रिंग के हाइड्रोजन। यहाँ की जो हाइड्रोजन है ये कहां जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है, इसके साथ ये वाला जो पार्ट है ये COCH3, तो ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पे चली जाती है। बस आप इतना यहां पर ध्यान रखना। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं होते तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो अपने पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुई है, एक हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूट होती है ऑर्थो पोजीशन की, और जो दूसरी हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकती है वो कहां से सब्स्टिट्यूट होती है, फिर एक बार अपनी पैरा पोजीशन से। तो ये आपके पास ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव है एक, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर ऑर्थो पे बन रहा है आपका ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और ये है मेरे पास पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ज्यादातर अगर मैं बोलूं तो आईएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगले में आ रहा है एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, अब वही RCOCl हम लोगों को यूज करना है, लेकिन नाम में लग गया भाई बेंजोइल है। बेंजोइल का मतलब है आपने फिनाइल यूज करा होगा, C6H5 यूज करा होगा। ये रहा आपके पास C6H5, कोई बड़ी बात नहीं, आपको भी पता है कि भाई ये H को मेरे को किसके साथ बाहर निकाल देना है, यहाँ पर
Cl के साथ, ये HCl यहां से बाहर चला गया और COC6H5 वापस जाकर के O के आगे यहां पर आपको जुड़ता हुआ दिख जाएगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया आगे फिर फिनाइल बेंजोएट में। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, वही एसिड क्लोराइड वाला पार्ट चल रहा है अभी भी अपने पास। ठीक है, एक होते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स और एक था आपके पास एसिड क्लोराइड्स। तो हम लोगों ने जनरली यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड्स और एसिड क्लोराइड्स के बारे में पढ़ा। अब आ जाता है आपका ये यूनिवर्सल रिएजेंट जो कि हर जगह ही आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये फिर आ गया लो, ठीक है, RMGX। तो फिनॉल है, फिनॉल के साथ क्या यूज हो रही है RMGX में, इस बार CH3MgI यूज हो रही है। अब आपको बॉन्ड क्लीवेज कैसे करना होता है, यहाँ पर जब बॉन्ड तोड़ते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो किस किस का बॉन्ड तोड़ते थे सबसे पहले, ये CH3MgBi में किसको अलग करते थे, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड तोड़ते थे, है ना। तो आपके पास ये जो MgI है, ये MgI अलग हो जाएगा, CH3 अलग हो जाएगा, और ये जो C6H5OH को आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो C6H5OH है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जब यहां पर बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर बॉन्ड तोड़ते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इस पे Mg पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, और CH3 पे कैसा चार्ज आया होगा, नेगेटिव। CH3 को एक हाइड्रोजन मिल जाएगी तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, मीथेन की। और जो आपका MgI था उस MgI के साथ कौन बाहर निकल गया आपका, वो फिनॉक्साइड C6H5O नेगेटिव। ये रहा आपके पास MgO C6H5I, ठीक है, जिसका क्या नाम है फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। सिंपल रिएक्शन है, बॉन्ड जो है, बॉन्ड को अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक बार आप फिर से देख सकते हो, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड तोड़ना होता है हमें जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहीं पर रिएक्शन आता है, तो जिसमें जब ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन पे नेगेटिव, क्योंकि भाई मैग्नीशियम मेटल है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी, हाइड्रोजन पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और आपको वहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव वो एक साथ उठा करके अलग करते हुए चलना है, बस इतना ही काम है। अगला आ जाते हैं हम लोगों के पास। अब देखो अगली जो रिएक्शन है आपकी, ये है कोल्ब्स रिएक्शन। अब जो कोल्ब्स रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये जितनी भी रिएक्शन आप यहाँ पे अभी पढ़ोगे, चाहे कोल्ब्स रिएक्शन हो, चाहे अपने पास अभी इसके आगे आने वाली राइमर टाइमन रिएक्शन हो, या आपके पास कुछ स्पेशल रिएक्शन है फिनॉल की। स्पेशल रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन है आपके पास जहां पर हमारे पास क्वेश्चन आने के जो चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये नाम से जुड़ी हुई है, साइंटिस्ट के नाम से। जैसे पहले वाली है जो आपके पास कोल्ब्स रिएक्शन है, अगर आप कोल्ब्स रिएक्शन पे ध्यान दोगे तो देखो कोल्ब्स रिएक्शन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन का सबसे पहले ट्रीटमेंट किसके साथ किया जा रहा है, यहाँ पर अपने पास CO2 के साथ। जब इसके साथ CO2 मिलाई तो CO2 मिलाने पर क्या होता है, देखो CO2 है ना, मतलब कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो आपको इस कार्बन और जो 2 ऑक्सीजन है ये O नेगेटिव होता है और ये Na पॉजिटिव होता है, बस इन दोनों के बीच में फिट कर देना है। ये देख सकते हो आपकी CO2 है, CO2 किस किस के बीच में आ रखी है, यहाँ पर O और Na के बीच में आ रखी है। ये ऐसे ही तो हुआ है, ये O और Na है और उसके बीच में क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर ये CO2 आ गया। लेकिन ये क्या होता है कि आपके पास ये जो कंपाउंड बना है मेरे पास फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, ये खुद को रीअरेंज करता है। ये खुद को रीअरेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है। अभी जब खुद को रीअरेंज करेगा तो रीअरेंज करते वक्त यहां पे क्या लगी होगी, यहां पे हाइड्रोजन लगी होती है जो कि आपको दिखाई नहीं जाती है। तो यहां से हाइड्रोजन निकलती है, वो जाकर के किसके साथ लग जाती है, O के साथ। और जो CO2 Na वाला पार्ट है, जो कि CO2 Na वाला पार्ट है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, जो वो आकर के यहां पर लग गया और यहां से निकली हुई H इस जगह पे चली जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है, इस रीअरेंजमेंट में ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर अपने पास जगह जो है वो बदल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी, सोडियम सैलिसिलेट की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि अभी आपसे आगे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर फिनॉल होगा, सोचो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फिनॉल से आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो आपने सैलिसिलिक एसिड बनाना कौन से रिएक्शन में सीखा, कोल्ब्स रिएक्शन में सीखा। लेकिन यहाँ पे फिनॉल नहीं है शुरुआत में, क्या है आपके पास, सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड बनाने का क्या तरीका हुआ करता था, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनती थी मेरे पास, बिल्कुल क्या लगाते थे इस पे हम लोग, यहाँ पर डाइल्यूटेड NaOH लगाते थे। तो ये आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता था, फिनॉल आपका ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता था। तो अगर आप फिनॉक्साइड तक पहुंच गए तो उसके बाद आपके पास देखो सारे रास्ते खुल जाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनकर के आ गया मेरे पास, सैलिसिलिक एसिड। इसलिए वो सबसे पहली वाली रिएक्शन आपके पास इतनी ज्यादा जरूरी थी, जहां पर फिनॉल से क्या बनता था मेरे पास, सोडियम फिनॉक्साइड बनता था। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट आएगा, सोडियम सैलिसिलेट का हम लोग किसके साथ ट्रीट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे डाइल्यूटेड HCl के साथ, डाइल्यूटेड HCl के साथ ट्रीट करा और आपके पास ये कन्वर्ट हो गया सैलिसिलिक एसिड में। जनरल नेम बोलूं तो सैलिसिलिक एसिड है। IUPAC नेम की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि भाई प्रायोरिटी COH को दी जाती है, तो अब ये नंबर 1 की कार्बन होगा और ये कार्बन नंबर 2 की होगी। तो अब ये ओल नहीं कहलाएगा, अब ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है
और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अपने पास ये कंपाउंड है। तो आईयूपीएसी नेम होता है अपने पास इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और अगर जनरल नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल नेम क्या है अपना, सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, समझ आई ये वाली रिएक्शन। जो कि सबसे पहली रिएक्शन आपके पास कोल्स रिएक्शन, तो कोल्स रिएक्शन याद रहेगा आप लोगों को CO2 यहाँ पर यूज हो रही है मेरे पास। अगला आ जाते हैं आपकी राइमर डायमंड रिएक्शन पे। अब ये आरटी रिएक्शन जो है, देखो राइमर डायमंड रिएक्शन जो होती है, यहाँ पे फिनॉल का ट्रीटमेंट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मतलब CHCl3। ठीक है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है। तो ये जो CHCl3 है, CHCl3 में से अपने पास यहां से निकलता है CHCl2। ठीक है, CHCl2 जो है वो आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। और देखो फिर से वही, ये सोडियम फिनॉक्साइड ही तो है, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, बस इस बार इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, CHCl2। तो अपने पास यहाँ पे जो बेंजीन रिंग थी उसके साथ पहले ONA लगा, फिर CHCl2 आया। सबसे पहले स्टेप में क्या यूज करी जाती है, NaOH यूज किया जाता है। तो NaOH के साथ हीट करते हैं, टेम्परेचर हमारे पास ऑन एन एवरेज 340 केल्विन का रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा NaOH लगाया जाता है। ठीक है, दोबारा NaOH लगाते हैं यहाँ पे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये ना स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन है। स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास अभी वो पार्ट है जहां पर आपको पूरा सिखा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपको जाना है, तो एक एक स्टेप में एक एक रिएजेंट लगाएंगे तो क्या होगा। अगर बाई चांस एग्जाम में लिखने को आते हैं, आप एक ही बारी में लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बारी में लिखने का होने का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है ना कि यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं नंबर 1 रिएजेंट और इसी में एरो के नीचे लिख देते हैं नंबर 2, तो आप एक ही स्टेप में लिख करके वहां पे पूरी रिएक्शन भी दिखा सकते हो। बट अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो भाई पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैंने क्लोरोफॉर्म लगाया तो क्लोरोफॉर्म लगाने के बाद आपके पास क्या हुआ, जो फिनॉल वाला ग्रुप था वो फिनॉल की जगह हमारे पास वही फिनॉक्साइड बनता हुआ दिखा, और जो आपकी ऑर्थो पोजीशन थी, ऑर्थो पोजीशन पर आ गया आपके पास CHCl2। फिर दोबारा NaOH लगी हुई है। ठीक है, मतलब ये पहला स्टेप ही होता है आपके पास। दोबारा NaOH यहां पर यूज करी, तो दोबारा NaOH यूज करने पर ध्यान रहे, ये जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये OH नेगेटिव, ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है, इसके साथ कितने क्लोरीन लगे हुए थे, टोटल 2 क्लोरीन लगे हुए थे, और एक क्या लगी हुई है यहाँ पर, हाइड्रोजन लगी है। ठीक है, बाकी आपका ONA था। तो अब आपने जो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH नेगेटिव है, 2, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2। तो ये आकर के इन दोनों क्लोरीन को मेरे पास रिप्लेस कर देता है। इसलिए आप देख सकते हो Cl2 की जगह क्या हो गया, यहाँ पर OH होल ट्वाइस हो गया। तो आरटी रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में जो आपका CHCl2 बनता है, उसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपने पास सब्स्टिट्यूट हो जाती है OH से। उसके बाद वाले स्टेप में अब क्या होता है, ये खुद में ही अपने आप में एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो आपको कोई रिएजेंट नहीं डालना पड़ेगा। अब ये खुद को फिर से रीअरेंज करने की कोशिश करेगा, और रीअरेंजमेंट के लिए सेकंड स्टेप में होती है रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर रिमूव होता है, वाटर कुछ इस तरीके से रिमूव होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, OH होल ट्वाइस का मतलब है कि आपके पास OH प्लस OH था ये। ठीक है, H2O क्या होता है आपके पास, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसको हटा दूं क्या हो गया, ये आपके पास H2O बाहर निकल गया, तो CH के साथ कितना बचा होगा, सिर्फ O, ये रहा आपके सामने। ठीक है, CHO। तो वाटर की यहाँ पर रिमूवल हुई है, ताकि वो जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म हुआ था खुद को स्टेबल बनाना है। और लास्ट स्टेप में हम लोग लगाएंगे डाइल्यूटेड HCl, और इसने भी देखो आपको क्या बना करके दे दिया यहाँ पर, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में बना था अपने पास, जो ऊपर वाली रिएक्शन थी सैलिसिलिक एसिड, और यहाँ पर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। तो कोल्स रिएक्शन किसके लिए होती है हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, और जो राइमर डायमंड रिएक्शन होता है वो किसके लिए होता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए। ठीक है, डाइल्यूटेड NaOH लगाएंगे पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में भी NaOH लगेगी, फिर जो बना हुआ कंपाउंड है वो खुद को वाटर निकाल करके रीअरेंज करके स्टेबल करेगा, और लास्ट वाले स्टेप में डाइल्यूटेड HCl यूज होगी। तो अभी आपको यहाँ पे 4 स्टेप में इसका फॉर्मेशन समझाया हुआ है, बट कोई बात नहीं। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि भाई इतनी सारी चीजें हम लोग करके आए हैं, लेकिन अगर कोई नेम रिएक्शन आती है, अगर आपको इंपॉर्टेंट बोली जा रही है, तो इस पे आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान देना है। तो आपका काम है कि आप आज ही घर जाकर के इसको आज ही इतनी अच्छी तरीके से पढ़ दो कि आप दोबारा कंफ्यूज ना हो कि कोल्स में क्या होता था और आरटी में क्या होता था, क्योंकि कोई एक तो आएगा। ठीक है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से कोई एक तो पूछा जाएगा, चाहे कोल्स पूछा जाए, चाहे हमारे पास राइमर डायमंड रिएक्शन पूछी जाए। तो इंपॉर्टेंट है ये काफी। आगे आ जाते हैं कपलिंग रिएक्शन पर। कपलिंग रिएक्शन देखने में हार्ड लग सकती है, बट होती नहीं है। अब जैसे कपलिंग की बात करी जाए, जैसे कपल होता है, कपल का मतलब क्या होता है हमारे पास, जोड़ा, पेयर। ठीक है, कपल, वही चीज आपको यहां पर करनी है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड यूज हो रखा है, ये रिएक्शन भी दोबारा आएगी। ठीक है, ये अभी आपके पास अमाइन पे फिर से आने वाला है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड मैं आपको बता देता हूं किसको कहते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने आप में ही। एक सोडियम फिनॉक्साइड और एक
बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ये है आपके पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड यहाँ पर फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब जो फिनॉल है, देखो फिनॉल में क्या करना है, ये आपकी पैरा पोजीशन की जो हाइड्रोजन है, पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन जो आपका बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड था उसके क्लोरीन के साथ चली जाएगी, तो HCl बाहर निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसके N2 के साथ बस इसकी रिंग को उठा करके जोड़ देना। ये लो, ये बना दिया आप लोगों ने। तो ये हमारे पास ऑरेंज डाई फॉर्म करता है, और ये ना आपके पास एक टेस्ट भी होता है, ठीक है। ये टेस्ट इसलिए होता है, ये टेस्ट इसलिए होता है कि जब मेरे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर की जो डाई बन रही है, ये आपके पास इस बात का प्रूफ है कि जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड था उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई होगी, किसी फिनॉल के साथ हुई होगी, ठीक है। आई बात समझ में, पहला वाला सिंपल है यहाँ पर। अगला आ जाते हैं हाइड्रोजनेशन पर। हाइड्रोजनेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं अपने पास, रिडक्शन कहते हैं। फिनॉल का अगर रिडक्शन कराया जाएगा तो फिनॉल का रिडक्शन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा वहां पर, साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब जो अपने पास अनसैचुरेशन थी वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड थे सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, और आखिरी में आपको क्या मिलेगी, सिर्फ एक साइक्लिक रिंग जो कि सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक रिंग है, ठीक है। सिंपल होती है रिएक्शन, याद रखना बहुत सिंपल होता है। अगर रिडक्शन कराया जाएगा फिनॉल का तो वो अपने पास ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल में। निकल यूज किया गया है, निकल यूज कर सकते हो आप, प्लैटिनम यूज कर सकते हो, पैलेडियम यूज कर सकते हो। जब भी हमारा जो रिडक्शन है, अगर रिडक्शन आपका नॉर्मल कंडीशन में होता है तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम आप तीनों में से किसी का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम अपने पास वहां पर अवेलेबल रहते हैं। अगला आ जाते हैं ऑक्सीडेशन पर। यह भी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन फिनॉल का। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में, देखो आपने K2Cr2O7 लगाई है, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। यहाँ पे क्या होगा, जो फिनोलिक ग्रुप है ना, ये फिनोलिक ग्रुप आपके पास जब ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगता है, और उसके बाद जो आप ये पैरा पोजीशन देख रहे थे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगता है। ये देखो आप इस कंपाउंड को, ठीक है। अब ध्यान रहे कि इसमें बेंजीन रिंग टाइप आपको नहीं बनानी है, फिनाइल रिंग नहीं बनानी है। अब आप देख लो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो भी बदल गई है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इस कंपाउंड का नाम होता है मेरे पास बेंजोक्विनोन। क्या कहते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, बेंजोक्विनोन। और कौन सा बेंजोक्विनोन बनेगा, पैरा, क्योंकि ये पैरा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, क्योंकि यहाँ पर पैरा सब्स्टिट्यूशन हो रही है इसलिए इसका नाम है अपने पास पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये पैरा बेंजोक्विनोन, फिनॉल से पैरा बेंजोक्विनोन कई बार स्कूल की रिएक्शन से भी आ जाता है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फिनॉल से पैरा बेंजोक्विनोन बनेगी, अब ये ना नाम ही देखो अपने आप में कितना अजीब है, पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि इतने सारे आप लोगों ने नाम पढ़े, पर उसमें होते हैं ना कुछ अजीब नाम होते हैं जो दिमाग को रट जाते हैं, तो वैसे ही आपका बेंजोक्विनोन है, ठीक है। तो जब आपको ये चीज याद हो जाएगी, जब आप इसको घर में जाकर के पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई मैं यहाँ पे मेरे पास फिनॉल का अपने पास ऑक्सीडेशन करते थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते थे, तो पैरा बेंजोक्विनोन बनती थी, क्योंकि दोनों तरफ अपने पास ओ लगा हुआ है ये पैरा पोजीशन पर। अगला आ जाते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। अब अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। देखो ये जो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन दे रखी है ना, ध्यान रहे ये रिएक्शन भी आपके पास क्या होती है, टेस्ट फॉर फिनॉल्स, ठीक है। ये आपके पास फिनॉल्स के लिए एक टेस्ट है। अगर आपके पास कभी अल्कोहल्स और फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा तो आप इस रिएक्शन को लिखना नहीं है, बट आप इसको बता सकते हो। जब भी फिनॉल हमारे पास फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, फेरिक आयन कौन सा होता है, Fe3 पॉजिटिव। तो अगर कभी भी फिनॉल आपके पास फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कैसा रहता है आपके पास, पर्पल कलर का या फिर वायलेट कलर का। अल्कोहल्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब अल्कोहल्स इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके साथ रिएक्ट कौन कर जाता है अपने पास, यहाँ पे ये जो फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल जो है, फिनॉल जब भी फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे कलर का कंपाउंड बनाएगा, मेरे पास एक ये वायलेट कलर का कंपाउंड बनाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम लोग आगे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ए, बी और सी बताओ हमें क्या था, जिसमें कहेंगे ए ने रिएक्ट करके ये कलर का सोल्यूशन बनाया, ये सब। तो ये उनको करने के लिए जरूरी है। तो एक तो फिनॉल और दूसरा होता है जहां पे इनॉल। इनॉल का मतलब है इन ऑल, डबल बॉन्ड भी लगाओ, OH लगाओ। अगर डबल बॉन्ड और OH वाला कंपाउंड है तो वो भी इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो जो इनॉलिक ग्रुप है, इनॉलिक ग्रुप भी आपके पास एक्टिवेटेड रहेगा FeCl3 के टूवर्ड्स। तो कोई इनॉलिक ग्रुप है तो इनॉलिक ग्रुप भी ये वाला टेस्ट आपको परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। कौन सा टेस्ट है मेरे पास, ये फेरिक क्लोराइड वाला, जहां पर ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो है लास्ट में बनता है। पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स या वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। अगला आ जाते हैं हम लोग लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट पर, या लिबरमैन्स टेस्ट। अब ये लिबरमैन्स जो नाइट्रोसो टेस्ट है ये भी आपका सेम उसी काम आएगा, फिनॉल और अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए।
जो फिनॉल्स होते हैं फिनॉल से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एल्कोहल्स टेस्ट ही परफॉर्म नहीं करेंगे। अब लिबरमेंस, तो जो आपके पास लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट होता है, देखो लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट में आपका फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट करता है यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ। ये जो आप HONO देख रहे हो ना, ये HONO क्या है अपना, मतलब HNO2 है ये, ठीक है। ये HNO2 को कुछ HONO करके लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ होता है ताकि हमें पता रहे कि हमें करना क्या है। यहाँ पर आपको नाइट्रस एसिड का जो NO है ना, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग नाइट्रोसिल ग्रुप कहते हैं, ये अलग करना होता है। ये OH नेगेटिव है, ये NO पॉजिटिव है। ये NO पॉजिटिव उठता है और यहाँ पर आपके जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है आकर के। आप देख सकते हो अगले वाले में क्या बन गया मेरे पास, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल खुद को रीअरेंज करता है। रीअरेंज कैसे करता है, जो इसके पास लगी हुई, यहाँ पर आप देख रहे हो जो H है फिनॉल वाला, फिनोलिक ग्रुप का H निकल करके यहाँ पे नाइट्रोसो ग्रुप के साथ चला जाता है, तो लास्ट में क्यूनॉन बन जाता है, क्यूनॉन की फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन भले ही आपके पास लिखने को ना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जो कि फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंशिएट अपने पास कर सकता है। तो अब ये होता क्या है कि जो क्यूनॉन बना है ना, ये क्यूनॉन की जब रिएक्शन होती है, देखो यहाँ पर इसके साथ अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है, फिनॉल के साथ। अब ये फिनॉल आपने दोबारा नहीं डाला होगा, क्योंकि आपके मीडियम में कोई एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है, फिनॉल का बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। जो क्यूनॉन बनती है ना, वो अगले फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करती है एसिडिक मीडियम में, तो आपको एक रेड कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस करके देती है यहाँ पर, ठीक है। और उस टेस्ट ट्यूब, जब आपकी वो टेस्ट ट्यूब रेड हो गई, तो टेस्ट ट्यूब जब रेड हुई होगी तो आपने उसमें दोबारा NaOH डाला होगा। अब आपने जब उसमें दोबारा NaOH डाला तो आपने देखा आपकी टेस्ट ट्यूब किस कलर की हो गई, ब्लू कलर की। तो जो लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट है, उसमें फाइनली हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट बनता है, जिसको हम लोग इंडोफिनॉल भी कहते हैं, ये कैसे कलर का होता है अपने पास, ब्लू कलर का। तो अगर ऐसा हो रहा है, कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है कहीं कि भाई अपने पास एक कंपाउंड था जिसने शुरुआत में क्या करा, सबसे पहले देखो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो, नाइट्रस एसिड के साथ, कि वो शुरुआत में आपके पास नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि एसिडिक मीडियम में रेड कलर प्रोड्यूस करके दे रहा है। और उसके बाद वही एसिडिक मीडियम के बाद अगर आप बेसिक मीडियम यूज करते हो, उसी में दोबारा से NaOH डालते हो, तो वही जो कलर है रेड कलर, अब वो किसमें चेंज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ब्लू कलर में। तो ये अगर ऐसा आ जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है, रेड से ब्लू कलर, रेड कलर ब्लू कलर, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन अगर लगा हुआ है, तो वो कौन सा टेस्ट रहा होगा मेरे पास, लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी, ठीक है। आप लोगों की किस्मत अगर खराब हो गई तो मैं नहीं कह सकता हूं, बाकी रिएक्शन लिखने को नहीं आती है। ये जनरली जब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर जरूरी होता है ये। क्या चीज?